ऐप 53 हिंदी अध्याय 276 अध्याय 178 लियू गू का विकास प्रस्ताव उच्च दांव वाला फीनिक्स कर्म अग्नि जुआ भाग 2। बायलिंग ने अंदर एक विशाल राक्षस जानवर का शव देखने का भी उल्लेख किया। लियू गू ने कहा यह 3 से 400 मीटर लंबा था। 3 से 400 मीटर। झूटोन को लगा कि उसने गलत सुना है और आश्चर्य से उसका मुंह खुल गया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार आदिकाल से लेकर अब तक इतने बड़े राक्षस जानवरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक क्षण विचार करने के बाद झूटोंग ने कहा, सुनिश्चित करें कि वे इसके बारे में दूसरों को न बताएं। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, वे जानते हैं। लियू गू ने सिर हिलाया, फिर झूटोंग से पूछा, क्या डीन को कुछ पता चला? कुछ नहीं, झूटोंग ने आह भरी। अगर इसकी पूरी तरह से जांच नहीं की गई और सेलेस्टियल कैपिटल को इसकी भनक लग गई तो स्पिरिट अकादमी को शांति बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। लियू गू ने सिर हिलाया। कोई और प्रगति? झूटोंग ने पूछा। हाँ, आपदा भक्षी जानवर के प्रवेश के बाद लियू गू ने सारी बातें बता दी। जब झूटोंग ने सुना कि आपदा भक्षी जानवर दूर से ही वस्तुओं को अवशोषित कर सकता है तो उसकी पुतलियां नाटकीय रूप से फैल गईं, जिससे उसे पहले से कहीं ज्यादा आश्चर्य हुआ। डीन, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ना? लियू गू ने पूछा। केवल दिखावे के आधार पर मामलों का आकलन नहीं किया जा सकता, झूटोंग ने उत्तर दिया। आपदा भक्षक जानवर के पास वास्तव में केवल एक ही कौशल है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि यदि इस कौशल में गुणात्मक परिवर्तन होता है। लियू गू ने झूटोंग के शब्दों पर एक पल के लिए विचार किया, अंततः निगलते हुए कुछ अविश्वास के साथ कहा, क्या ये विपत्ति भक्षी जानवर सचमुच एक लड़ाकू आत्मा जानवर बन सकता है? ... छात्र धीरे धीरे वापस लौटे, जिससे बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के चयन का अंतिम चरण चिन्हित हुआ। अगले महीने प्रतिभागियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद वे इस वर्ष की प्रतियोगिता के स्थान पर जाएंगे। श्वेत सम्राट शहर व्हाइट एम्परर सिटी कोई बड़ा शहर नहीं है, आकार में तो ये लिंग माउंटेन के बराबर भी नहीं है, लेकिन कैंगलिंग प्राचीन देश के लोगों के दिलों में यह एक पवित्र शहर है जिसका दर्जा लिंग माउंटेन सिटी के बराबर है। कैंगलिंग प्राचीन देश में 3 पवित्र शहर हैं। प्रथम, दिव्य राजधानी। ये देश का सबसे बड़ा शहर होने के कारण प्रसिद्ध है तथा यहाँ डुबे पवेलियन स्थित है, जो इसे सबसे समृद्ध शहर बनाता है। दूसरा, लिंग माउंटेन सिटी। इसकी प्रसिद्धि को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, इसे पूर्वजों द्वारा दानव जाति के साथ युद्ध के माध्यम से अर्जित किया गया था। तीसरा, श्वेत सम्राट शहर। श्वेत सम्राट शहर को दिव्य पशु युग के बाद शूरा शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन वर्षों में कैंगलिंग प्राचीन देश को सभी दिशाओं से 4 राष्ट्रों के गठबंधन हमले का सामना करना पड़ा था। यहीं पर पूर्वजों ने इस महत्वपूर्ण शहर की रक्षा के लिए 10 लाख से अधिक लोगों की जान की कीमत पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। हर साल 11 अक्टूबर को अनेक नागरिक स्वतःस्फूर्त रूप से यहाँ एकत्रित होकर अपने साहसी पूर्वजों को याद करते हैं। इस वर्ष बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस का स्थान और समय यही निर्धारित किया गया है, और इसके पीछे एक कारण है। दुबे पवेलियन का मानना है कि ब्लू स्टार पर स्थित वर्तमान प्रमुख राष्ट्रों में शांति नहीं है। लिन चेन भी लड़ाई के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है और शायद ही कभी छोड़ता है, और लगभग 1.5 महीने बाद झूटोंग अंततः लिन चेन से जानवर लेने आया। ये जानवर निस्संदेह छोटे कीटों का राजा है। चोंग चोंग, हमें मत भूलना, बायलिंग ने अनिच्छा से कहा। जियाओबाई और अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि लिन चेन ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि भविष्य में फिर से मिलना मुश्किल होगा। छोटे कीट राजा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। इन आत्मिक प्राणियों के साथ बिताए गए इस काल में एक बंधन बन गया था। वह भी जाना नहीं चाहता था, लगातार धीमी आवाज में चहचहा रहा था। तुम्हारी दुनिया यहाँ नहीं है। लिन चेन ने उसे उठाया और उससे कहा, कीट राजा की महत्वाकांक्षा बहुत दूरगामी है। यहाँ से निकलकर तुम्हें और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम महान कीट राजा के क्षेत्र को पुनः प्राप्त करोगे। तब हमें तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है। छोटे कीट राजा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। झूटोंग ने लिन चेन की ओर देखा, फिर बायलिंग की ओर, और अंत में लिन चेन से कहा, आओ। लिन चेन दंग रह गया। उसे झूटोंग का ज्यादा आभास नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी। जब छोटा कीट राजा जियाओबाई और अन्य लोगों को विदाई दे रहा था, लिन चेन झूटोंग के पीछे बाहर चला गया। वहां पहुंचकर झूटोंग ने पीछे मुड़कर देखा और लिन चेन को एहसास हुआ कि झूटोंग बायलिंग से बच रहा था। डीन को छात्र से क्या चाहिए?
लिन चेन ने सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब न देने का फैसला किया। झू टोंग ने सीधे मुद्दे पर न आकर पूछा, क्या आपको बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस पर भरोसा है? बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस 6 प्रमुख अकादमियों के शीर्ष छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा का एक मंच है। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता हूं, लिन चेन ने उत्तर दिया। उन्हें शियाओबाई और शियाओ हॉन पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह ये दावा नहीं कर सकते थे कि वह चैंपियनशिप जीत लेंगे। लियू गू ने मुझे आपके बारे में कुछ बातें बताईं। झू टोंग ने कहा, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इस साल के पुरस्कार अब तक के सबसे उदार हैं, इसलिए आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैं समझता हूं, लिन चेन ने सम्मान में अपने हाथ जोड़े। झू टोंग ने सिर हिलाया और अंततः मुद्दे पर आते हुए कहा, दरअसल आपने शायद बाय लिंग के बारे में कुछ नोटिस किया होगा। डीन किस बारे में बात कर रहे हैं? लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से न समझने का नाटक किया। पिछली बार जब आपने आपदा भक्षण करने वाला जानवर उधार लिया था, झू टोंग ने बताया। मैं बस बाय लिंग के स्पिरिट बीस्ट को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहता था। आखिरकार हम साथी छात्र हैं। झू टोंग ने आंखें घुमाईं, लेकिन वह समझ गया कि लिन चेन पूरी तरह से अनजान बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने इस पहलू को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने कहा, बाय लिंग की स्थिति बहुत अनोखी है, मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरों को नहीं बताओगी। लिन चेन आश्चर्यचकित रह गया। शुरू में उन्होंने सोचा कि बाय लिंग को ऐसा व्यवहार इसलिए मिला क्योंकि वह एक यूनिकॉर्न था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बाय लिंग की पहचान कहीं अधिक जटिल थी। अगर मैं समझ नहीं सकता तो मैं निश्चित रूप से इसे समझा भी नहीं सकता, लिन चेन ने जवाब दिया। झू टोंग ने आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया। लिन चेन वास्तव में तेज था, जैसा कि ताओवादी झांग ने कहा था। उन्होंने पूछा, अकादमी के छात्रों में आप बाय लिंग के सबसे करीब हैं, क्या आपदा भक्षण करने वाले जानवर का अस्तित्व आपकी जिज्ञासा को बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं करता है? जो मेरा है वह स्वाभाविक रूप से मेरा ही रहेगा, जो नहीं है उसे जबरदस्ती देने से खुशी नहीं मिलेगी। लिन चेन ने अपने 3 आत्मिक जानवरों की ओर मुड़कर कहा, इसके अलावा मेरे पास अपने आत्मिक जानवर भी हैं। इस अंतिम वाक्य ने झू टोंग को चौंका दिया। लियू गू का विकास प्रस्ताव, फीनिक्स कार्मिक अग्नि पर एक उच्च दांव वाला दांव _3। वह ये परखना चाहता था कि कहीं लिन चेन का विपत्ति भक्षी जानवर के प्रति कोई छिपा हुआ इरादा तो नहीं है। अब लगता है कि उसने इस छात्र को कम आंका था। ये छात्र बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ तक कि भाग्यशाली आपदा भक्षक जानवर का सामना करते हुए भी। जब दोनों वापस आंगन में लौटे तो छोटे कीट राजा ने अंततः उन्हें अलविदा कहा। हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर झू टोंग के साथ चला गया। ... लिन चेन बहुत भावुक नहीं था। आखिरकार यह कोई जीवन मरण का अलगाव नहीं था, और इस दुनिया में ऐसी कोई भीड़ नहीं है जो अंततः अलग न हो जाए। यहाँ तक कि जियाओबाई और अन्य लोग भी बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा में पुनः शामिल हो गए। अमर जानवर आत्मा वसंत के इस सत्र में प्रारंभिक दौर के कई छात्रों ने पर्याप्त प्रगति की, जिससे उन्हें फिर से आत्मविश्वास महसूस हुआ। नतीजा ये हुआ कि लिन चेन ने उन्हें पहले मैच में ही उनके मूल रूप में वापस धकेल दिया, इतना कि लिटिल फॉक्स को इस अराजक लड़ाई में कदम रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लिन चेन का भी यही इरादा था। पशु युद्ध सम्मेलन से पहले की लड़ाइयों में यदि लिटिल फॉक्स अपनी ताकत बचा सकता तो वह यथासंभव ऐसा करता, विशेष रूप से इसका हृदय दहला देने वाला अग्नि नियंत्रण। यदि ऐसा शक्तिशाली कौशल अंत के लिए बचाया जा सके तो यह आदर्श होगा। उस छात्र के 2 आत्मिक प्राणियों को शियाओबाई ने अस्पताल में धकेल दिया, जिससे वे 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे, जिससे अन्य छात्र निराश हो गए। उसी समय फैंग यू ने आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाई। लिन चेन की तरह ही उसकी रणनीति ये थी कि वह सीधे अपने दूसरे आत्मिक जानवर की शक्ति का प्रदर्शन न करे, बल्कि युद्ध के लिए नौक्लेश जानवरों पर निर्भर रहे। उसने अपने प्रहारों में जो ताकत लगाई वह लिन चेन जैसी ही थी। उसने एक और छात्र के स्पिरिट बीस्ट को भी 3 महीने के लिए अस्पताल में भेज दिया। इस प्रकार अन्य छात्रों की प्रथम 2 स्थानों में रुचि पूरी तरह समाप्त हो गई। यदि वे लॉटरी निकालते और लिन चेन या फोंग यू को जीत लेते तो वे हार स्वीकार कर लेते। इसलिए वे केवल तीसरे स्थान के लिए ही प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। तीसरे स्थान के लिए झांग सुकिंग सबसे मजबूत दावेदार थीं, लेकिन उनकी क्षमताएं असाधारण नहीं थीं, जिससे प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई। लिन चेन ने इन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे केवल अपनी जगह सुरक्षित करने की चिंता थी। जब तक उसे स्थान मिलता रहेगा उसे 10 सेट मिलते रहेंगे। ये 10 सेट उनके लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। आखिरकार उसकी आय अधिक नहीं थी।
लिन चेन द्वारा अपना स्थान सुरक्षित करने के 3 दिन बाद एक आगंतुक उसके छात्रावास में आया, निंग जिमो। लिन चेन निंग जिमो को देखकर काफी हैरान हुआ। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा आगे निकल जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अंतर केवल बढ़ रहा है, निंग जिमो ने मुलाकात के बाद आह भरी। उन्हें अभी खबर मिली है कि सीनियर वर्ष के लिए निंग तियान को शामिल किया गया है। हालांकि निंग तियान तीसरे स्थान पर था। जहां तक जूनियर वर्ष की बात है तो लिन चेन निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर थे। लिन चेन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन निंग जिमो ने आगे कहा, हालांकि अब मैं काफी परिपक्व हो गया हूं। मैं पहले केवल निंग तियान की बराबरी करने के बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि साधना में स्वयं को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। लिन चेन हल्के से हंसा। टीम के साथी के रूप में अपने पिछले मुकाबलों को देखते हुए दोनों पुनः मिलकर खुश थे। निंग जिमो ने साधना या शक्ति के बारे में और बात नहीं की, वे बैठे और अपने हाल के अनुभवों के बारे में बात की। निंग जिमो वास्तव में लान हॉट सिटी गया और कैटलिस्ट मास्टर की मदद से उसने अपना विकास पूरा किया। मैंने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को चुना, निंग जिमो ने स्नो लान के बारे में बात करते हुए आत्मविश्वास से कहा। लिन चेन बता सकता था कि हिम सिंह का विकास संभवतः काफी प्रभावशाली था। सच तो यह है कि लिन चेन थोड़ा बहुत लिटिल फॉक्स को स्नो लान के साथ मुकाबला करने देने के लिए ललचा रहा था, लेकिन ये याद करते हुए कि स्नो लान का पिछला विरोधी शियाओबाई था और अब लिटिल फॉक्स पर स्विच करने से मनोवैज्ञानिक छाया पैदा हो सकती है, उसने खुद को रोक लिया। निंग जिमो ने लिन चेन को यह भी बताया कि निंग परिवार ने पहले अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करने पर विचार किया था, लेकिन किन शाओसाओ के आगमन के साथ निंग ये ने जुक्सिंग शहर में रहने का फैसला किया। लिन चेन ने बीस्ट टाइड की घटना का वर्णन किया, जिससे निंग जिमो को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा, दुनिया अस्तव्यस्त है। जब मैं लान हॉट सिटी में था तो एक बार मुझ पर हमला हुआ और मुझे केवल एक बुजुर्ग ने बचाया था। निंग जिमो के शब्दों का तात्पर्य ये था कि लिन चेन को भरोसा करने के लिए एक गुट ढूंढना होगा, लेकिन अपने दिव्य आत्मा शरीर के साथ आपको दूसरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। निंग जिमो ने किन शाओसाओ के बारे में सोचा और फैसला किया कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। अगर तुम बातें करती रहोगी तो मैं सचमुच दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा, लिन चेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। दोनों दिल खोलकर हंसते रहे और रात भर खुशी खुशी बातें करते रहे। जब निंग जिमो अंततः चले गए तो लिन चेन थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था और सोने ही वाला था कि अप्रत्याशित रूप से फैंग यू दरवाजे पर प्रकट हुआ। क्या हुआ? लिन चेन ने हैरान होकर पूछा। इस बार फैंग यू ने गंभीरता से कहा, चलो लड़ाई करते हैं, क्लेश वाले जानवर के विरुद्ध युद्ध। चूंकि लिन चेन और फॉन्ग यू इस वर्ष के छात्रों में सबसे आगे रहे, इसलिए लोग उनकी अपनी अपनी खूबियों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक रहे। बहुत से लोग उन्हें लड़ते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि फैंग यू ने हमेशा अखाड़े की लड़ाइयों में कम रुचि दिखाई है और अमरता के मार्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर लिन चेन फैंग यू के साथ लड़ाई करने के लिए काफी उत्सुक है। मुख्य कारण यह है कि अब अकादमी में बहुत से आत्मा जानवर नहीं हैं जो जियाओबाई से लड़ने के लिए तैयार हों। आखिरकार वे सभी अस्पताल में भर्ती होने से डरते हैं। अचानक हृदय परिवर्तन क्यों? लिन चेन ने हंसते हुए कहा। फैंग यू कम बोलते थे, लेकिन जब से पिछली बार वे साथ साथ लड़े थे तब से उनके रिश्ते काफी अच्छे हो गए हैं। वास्तव में नहीं, फैंग यू ने कहा, मैं बस थोड़ा मजबूत बनने की आशा करता हूं। लिन चेन आश्चर्यचकित रह गया। फैंग यू के शब्दों ने लिन चेन को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि लिन चेन की धारणा में फैंग यू को प्रसिद्धि और भाग्य के अलावा अन्य चीजों की शायद ही कभी परवाह थी। फैंग यू की लापरवाही लिन चेन से भी अधिक लापरवाह थी। फैंग यू ने भी लिन चेन के आश्चर्य को देखा और कुछ भी नहीं छिपाया। उसने कहा, मैं सचमुच इस बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में अच्छे परिणाम हासिल करना चाहता हूं। मैं भी करता हूं। मैं तुमसे अलग हूं, इनाम गौण है, फैंग यू ने ईमानदारी से कहा। लिन चेन ने खंडन नहीं किया। इस समूह का प्रत्येक छात्र जानता है कि लिन चेन एक लालची व्यक्ति है। हालांकि लिन चेन इसे कोई दोष नहीं मानते। इच्छा प्रगति के लिए प्राथमिक प्रेरक शक्ति है। मेरे पूर्वज एक सैनिक थे जो व्हाइट एम्परर सिटी में मारे गए लाखों लोगों में से एक थे। पहली बार लिन चेन ने फॉन्ग यू की आंखों में आत्मा देखी, खासकर जब उसने पूर्वज शब्द का उल्लेख किया। फैंग परिवार का एक पुराना नियम है, अपने पूर्वजों की विरासत का कभी अपमान मत करो, फैंग यू ने बड़े उत्साह से कहा और कहा, जब मुझे पता चला कि यह आयोजन व्हाइट एम्परर सिटी में होगा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने इसके लिए स्पिरिट अकादमी ज्वाइन की। मैं अखाड़े में खड़ा होकर अपने पूर्वज से कहना चाहता हूं कि उनके वंशज कायर नहीं बने हैं,
कि हम अभी भी लड़ रहे हैं और इस देश को गौरव दिला रहे हैं। लिन चेन ये सुनकर काफी प्रभावित हुआ और बोला, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे आपके पैसे लेने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फैंग यू हैरान रह गया, काफी देर तक सोचता रहा और अंत में केवल एक वाक्य ही बोल पाया, क्या तुमने सचमुच अभी मुझ पर आरोप लगाने की योजना बनाई थी? लिन चेन स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा, हम खुलेआम नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें किसी को ढूंढना होगा। किसी को किस लिए ढूंढना है? सीधे लड़ो। फैंग यू ये भी जानता था कि चूंकि उन दोनों को आधिकारिक दर्जा प्राप्त था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी क्षमताओं को सुरक्षित रखना होगा। हालांकि लिन चेन ने कहा, नौक्लेश जंतु और जियाओबाई दोनों ही भयंकर हैं, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें चोट लग सकती है। अब श्वेत सम्राट शहर के लिए रवाना होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। फैंग यू को अचानक एहसास हुआ। अंत में लिन चेन लियू गू को खोजने गया और अप्रत्याशित रूप से लियू गू ने भी ताओवादी झांग को आमंत्रित किया। दाओवादी झांग ये सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुआ कि लिन चेन और फॉन्ग यू लड़ने जा रहे थे। अतीत में स्पिरिट अकादमी में शीर्ष 2 ने जमकर लड़ाई की, काश वे पहले स्थान का दावा करने के लिए हर दिन लड़ सकते। दूसरी ओर तुम दोनों लगभग 2 साल से यहाँ हो और एक बार भी झगड़ा नहीं किया। लिन चेन और फॉन्ग यू ने अनसुना करने का नाटक किया। लड़ाई का कोई कारण अवश्य होगा। प्रथम स्थान लड़ाई का कारण नहीं हो सकता, जब तक कि इस प्रथम स्थान के लिए कोई पुरस्कार न हो। ये ठीक है, आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर सकते, इसे प्रशिक्षण समझे। दाओवादी झांग ने अंततः उन्हें साथ ले जाने और इसे गोपनीय रखने का निर्णय लिया। ताओवादी झांग और लियू गू ने उनके लिए एक एकांत स्थान ढूंढा और ताओवादी झांग आकाश में उड़ गए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उन्होंने पूछा, क्या आप झड़प या जानवरों की लड़ाई की योजना बना रहे हैं? श्वेत सम्राट शहर। आज 11 अगस्त है और बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में बस 2 महीने बाकी हैं। इस समय श्वेत सम्राट शहर में चहल पहल बढ़ने लगी है। कैंगलिंग प्राचीन देश के नागरिकों के अलावा अन्य 5 महान देशों के छात्र भी पहले से ही यहां पहुंच रहे हैं। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस एक स्पष्ट सिद्धांत का पालन करती है। 6 महान देशों की राष्ट्रीय अकादमियों से केवल 9 शीर्ष छात्रों को प्रतिस्पर्धा के लिए चुना जाता है, और ये 6 राष्ट्रीय अकादमियां हैं। कैंगलिंग प्राचीन देश स्पिरिट अकादमी, नानफेन प्राचीन देश ब्रह्मा प्रांगण, ईस्ट सकुरा कंट्री सी गॉड इंस्टीट्यूट, बेमिन कंट्री नॉर्थ कोर्टयाग, प्राचीन साम्राज्य जिजुन पश्चिम दिव्य संस्थान, यूलान साम्राज्य इंपीरियल अकादमी। 6 महान देशों की 6 राष्ट्रीय अकादमियां पिशाचों की तरह हैं, जो लगातार अपने देश के संसाधनों और प्रतिभाओं को चूस रही हैं। हालांकि यह अपरिहार्य है, क्योंकि राष्ट्रीय अकादमियां देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाली युवा पीढ़ी के छात्रों से भरी हुई हैं। क्या तुमने सुना? पूर्वी सेकुरा देश से लोग कल आए थे। इसके बारे में बात भी मत करो, इससे तो मेरा खून खौल उठता है। इस बार पूर्वी सेकुरा क्षेत्र से आए छात्रों ने शहर के कब्रिस्तान के बाहर शराब पीने और मौज मस्ती करने की हिम्मत की और साफ तौर पर हमें गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, ये बहुत उत्तेजक है। उस समय कोई कार्रवाई करना चाहता था। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और क्यों? आप ये नियम भूल गए कि बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी को भी कोई हरकत करने की इजाजत नहीं है। ऐसा करना प्रतिभागियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाता है। लेकिन वे सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करते, वे केवल हमें बंदरों की तरह ताना मार सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्पिरिट अकादमी को इस बार अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्हाइट एम्परर सिटी में चाय और भोजन के दौरान ये चर्चा का मुख्य विषय था। कैंगलिंग प्राचीन देश के लोगों के दिलों में पूर्वी सेकुरा देश नंबर 1 दुश्मन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संघर्ष गहरा है। उस समय राष्ट्रीय युद्ध दोनों देशों के बीच सबसे भयंकर रूप से लड़ा गया था। कैंगलिंग प्राचीन देश एक महान राष्ट्र है जो आत्मा जानवरों के संसाधनों से समृद्ध है, जबकि पूर्वी सेकुरा देश पहले कैंगलिंग प्राचीन देश का एक जागीरदार राज्य हुआ करता था। बाद में यह देश ऊपर उठा और हमेशा से कैंगलिंग प्राचीन देश पर लालच भरी नजर रखता रहा। इन वर्षों में कैंगलिंग प्राचीन देश धीरे धीरे विकसित हुआ और बहुत पहले ही पूर्वी सेकुरा देश से आगे निकल गया। हालांकि पिछले दौर के परिणाम इतने खराब थे कि कैंगलिंग प्राचीन देश के लोग बहुत असंतुष्ट थे। इसी समय श्वेत सम्राट नगर के सबसे आलीशान सराय में पूर्वी सेकुरा के 1 दर्जन से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। आगे चल रहा अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया और बोला, इस दौरान राष्ट्रीय विशेष दल द्वारा एकत्रित की गई जानकारी अब मेरे हाथ में है। समूह तुरंत उत्साहित हो गया।
राष्ट्रीय विशेष टीम पूर्वी सेकुरा देश द्वारा विभिन्न देशों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजी गई टीम है। अपने युद्ध इतिहास को देखते हुए वे खुफिया जानकारी जुटाने पर बहुत अधिक जोर देते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जानकारी बांटी और पहले बैठे पुरुष ने एक नज़र डालने के बाद कहा, शिक्षक साजुकी, क्या आप निश्चित हैं कि यह जानकारी सही है? साजुकी नाम का वह आदमी पास आया और उसने उस पृष्ठ पर नज़र डाली जिस पर लिखा था, फ्रेशमैन ग्रुप, लिन चेन। पहला आत्मिक जानवर, हल सींग वाला जानवर। विकास, कोई आत्मा जानवर। कभी किसी को कम मत आंको, साजुकी ने कहा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये लिन चेन राष्ट्रीय विशेष टीम के रिकॉर्ड में पहले स्थान पर है। लेकिन क्या हलवाहा जानवर निम्न स्तर का, साधारण नहीं है? जब छात्र ने ये कहा तो उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसने हल के सींग वाले जानवर के बारे में अधिक जानकारी देखी थी। प्रथम कौशल, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट, शक्ति अज्ञात, डेटा रिकॉर्ड किया गया, कौशल उत्परिवर्तित। दूसरा कौशल, आत्मा को शांत करने वाला खुर जो पूर्णता स्तर या उससे ऊपर माना जाता है। तीसरा कौशल, बर्बर रक्तरेखा, नियंत्रणीय, वर्तमान में Tier 3 पर। छात्र ने आश्चर्य से कहा, आत्मा को शांत करने वाला खुर और बर्बर रक्तरेखा एक साथ एक हल सींग वाले जानवर पर प्रकट हो सकते हैं। उनके शब्दों ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। ये दोनों कौशल गोजातीय परिवार के दिव्य कौशल हैं। एक बैल पर दिखाई देना काफी प्रभावशाली है, लेकिन एक हलवाहे जानवर पर। सबके आश्चर्य के बीच किसी ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा, यह तथ्य कि यह एक हल सींग वाले जानवर पर दिखाई देता है इसे डरावना नहीं बनाता। प्लोहॉर्न बीस्ट एक स्पिरिट बीस्ट प्रजाति के रूप में इन दोनों कौशलों की क्षमता को सीमित करता है। ये सुनकर कई लोग सहमत हो गए, यहां तक कि शिक्षक साजुकी, जो लिन चेन के बारे में शेखी बघारने को तैयार थे, भी सोच में पड़ गए। ये काफी उचित लग रहा था। यदि ये दोनों कौशल अन्य गोजातीय प्राणियों में भी दिखाई दे तो ये भयावह होगा, लेकिन एक हलवाहे जानवर पर। कई लोग हंसने लगे, लेकिन साजुकी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, भले ही वह स्पिरिट अकादमी के नए छात्र समूह का सबसे मजबूत छात्र है और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और जिस छात्र ने अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था वह शीतलांग नामक एक नए प्रतियोगी था। उसने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, मेरा उसे कम आंकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम एक हलसींग वाले जानवर से नहीं हार सकते। ... जैसे ही रात हुई, स्पिरिट अकादमी के पीछे के पहाड़ पर हल्की हवा चलने लगी। लिन चेन और फोंगयू एक तरफ खड़े थे, जियाओबाई और नौक्लेश जानवर पहले से ही तैयार थे। क्या आप तैयार हैं? दाओवादी झांग ने पूछा। दोनों ने लगभग एक साथ सिर हिलाया और इसी समय ताओवादी झांग ने एक पत्थर उठाया और उसे हवा में उछाल दिया। ट्रैक। जैसे ही पत्थर नीचे गिरा, जियाओबाई ने एक भयंकर कदम आगे बढ़ाया। एक पल में कोई स्पिरिट बीस्ट में बदल गया और दूसरी श्रेणी की बर्बरीक रक्तरेखा एक साथ सक्रिय हो गई। नौक्लेश जंतुओं की गति जियाओबाई से कम नहीं थी। जैसे ही वह रूपांतरित हुआ, वह अग्नि देवता की तरह था, तीव्र लपटों से भरा हुआ। Tier 3 ब्लास्ट फ्लेम बॉडी सक्रिय। दानव अग्नि परमाणु बम की शक्ति का खुलासा। नौक्लेशों वाले जानवर का रूप रंग कुछ खास आकर्षक नहीं है। ये सीधा चल सकता है और इसके शरीर पर मांसपेशियां हैं, जो गोरिल्ला जैसा दिखता है, लेकिन ये गोरिल्ला नहीं है। यह एक अग्नि गुण वाला आत्मिक जानवर है। इसकी विकास विधि काफी सरल है, जो कि ब्लास्ट फ्लेम बॉडी के स्तर को बढ़ाना है। इसे 9 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है और नौक्लेश जानवरों की प्रत्येक गुणवत्ता आमतौर पर 2 स्तरों तक समझ सकती है। प्रत्येक स्तर की उन्नति जबरदस्त है। दोनों आत्मिक प्राणियों में से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, बल्कि एक दूसरे को परखने लगे। जियाओबाई को पता था कि नौक्लेश जानवर एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए एक जांच होने के बावजूद यह अभी भी काफी सम्मान प्रदर्शित करता था। मुंह। इसने अपना खुर उठाया और एक पूर्णता स्तर का आत्मा शांतिदायक खुर छोड़ा। नौक्लेश वाले जानवर ने आने वाली आत्मा शांतिदायक खुर की शॉकवेव को देखा और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को भींचा और एक विस्फोटक ऊर्जा क्षेत्र को छोड़ दिया। ये ब्लास्ट फ्लेम बॉडी रूप का भयानक पहलू है। नौक्लेश जानवर वास्तव में थंडर पैटर्न जानवर लिन चेन से कुछ समानता रखता है, जिसका पहले सामना किया गया था। एक बार जब नौक्लेश जानवर के विस्फोट ज्वाला शरीर को बढ़ाया जाता है, तो यह विस्फोट ज्वाला शरीर के साथ कई कौशल का उपयोग कर सकता है। विस्फोटक ऊर्जा क्षेत्र और आत्मा शांति खुर शॉकवेव टकरा गए और जियाओबाई की 13 अवशिष्ट छायाओं की 1000 छाया एकीकरण तुरंत हुआ। गर्जन।
9 क्लेश जानवर देख रहे थे और तदनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अचानक आगे की ओर उछला, जिससे जमीन और मिट्टी ऊपर की ओर फट गई और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठ गया। लिन चेन चौंक गया। वह अविश्वास से 9 क्लेश जानवरों को देख रहा था, जबकि उसके बगल में ताओवादी झांग ने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ लीं। वह 9 क्लेश जानवरों के कौशल को जानता था। कौशल 4, एक मुक्का। ये सही है। इसका नाम केवल वन पंच है, जिसे बॉडी बर्स्टिंग फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंती है कि यह एक ही मुक्का से ब्लास्ट फ्लेम बॉडी की सारी ऊर्जा को मुक्त कर सकता है। 9 क्लेश जानवर ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिसमें जबरदस्त ऊर्जा समाहित थी। मुक्का हवा की तरह चीख रहा था और टियर 2 ब्लास्ट फ्लेम बॉडी की ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई। मुट्ठी और गोजातिया सिर हिंसक रूप से टकराए, जिससे जोरदार धमाका हुआ, मानो टक्कर वाले स्थान से एक प्रघात तरंग फैल गई हो, जिससे धूल का एक बादल उठ गया हो। दोनों पक्ष मुश्किल से स्थिर होने से पहले कई कदम पीछे हटे। ऐसा लग रहा था कि यह संघर्ष गतिरोध पर समाप्त हो गया। लिन चेन और फोंगयू ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे के विचारों को समझा। यदि एक ही कक्षा के छात्रों के बीच इस स्तर का युद्ध होता तो यह युद्ध शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होता, लेकिन उन दोनों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। अपना सब कुछ दे दो, 9 क्लेश जानवर, फेंगयू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए जोर से कहा। गर्जन। आदेश प्राप्त करने पर 9 क्लेश जानवर आकाश की ओर दहाड़ा। उसका विस्फोट ज्वाला शरीर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। जैसे ही लिन चेन ने सोचा कि यह चौथे स्तर पर रुक जाएगा, ब्लास्ट फ्लेम बॉडी आश्चर्यजनक रूप से 5वें स्तर पर पहुंच गई। उस क्षण लिन चेन को एहसास हुआ, ज़ियाओबाई को भी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आओ ज़ियाओबाई, लिन चेन चिल्लाया। ज़ियाओबाई ने आदेश का जवाब दिया, एक मूव के साथ रूपांतरित हो गया। उस समय उसकी बर्बर रक्तरेखा पूरी तरह से सक्रिय हो गई। टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। दिव्य ज्ञान स्तर की बर्बर रक्तरेखा। ताओवादी झांग अनजान स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित था। उसने मन ही मन आह भरी। चाहे वह 5 स्तरीय ब्लास्ट फ्लेम बॉडी हो या 4 स्तरीय बर्बरिक ब्लड लाइन, अतीत में वे जानवरों के बीच शीर्ष स्तर पर रहे होंगे। लेकिन इस पीढ़ी में ऐसे 2 राक्षसी आत्मिक जानवर अप्रत्याशित रूप से एक साथ मिले। गर्जन। 9 क्लेशों वाला जानवर फिर से दहाड़ा, अपना दाहिना हाथ उठाया, मानो उस समय दुनिया उसके नियंत्रण में थी। इसकी युद्ध शक्ति बढ़ती गई और इसके बल के कारण इसके आसपास की रेत और पत्थर उड़ने लगे। ज़ियाओबाई ने अपने अगले खुर से जमीन को खुरचा, उसकी पुतलियां तुरंत लाल हो गईं। इसके साथ ही उसके सींगों पर दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। स्तर 1, लेवल 2। जैसे ही ज़ियाओबाई लेवल 3 पर पहुंचने वाला था, लिन चेन ने उसे रोक दिया। उनके विचार में स्तर 2 पर्याप्त था। आखिरकार उनका उद्देश्य 9 क्लेश वाले जानवर की जान लेना नहीं था। लियू गु और ताओवादी झांग ने इस स्थिति को देखते हुए लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपने स्वयं के आत्मिक जानवरों को तैयार कर लिया। गोल्डन फिश बीस्ट बहुत सीधा था। वह उनके ऊपर एक बुलबुला उगलता था, जो किसी महत्वपूर्ण क्षण में उनकी रक्षा कर सकता था। ये दृश्य देखकर लिन चेन और फोंगयू को अंततः चिंता से राहत मिली और वे लगभग एक साथ चिल्लाए। जाना। ... माहौल दमनकारी और तनावपूर्ण था। ज़ियाओबाई की आंखें लाल हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे विनाशकारी लपटों से जल रही हो। उसके गले से एक धीमी गड़गड़ाहट निकल रही थी, जबकि उसके चारों खुर जमीन को चीर रहे थे, जिससे धूल के बादल उठ रहे थे। इसके तुरंत बाद यह एक अनियंत्रित युद्ध रथ की तरह 9 क्लेश जानवरों की ओर बढ़ा। इसके विशाल शरीर ने एक शक्तिशाली वायु प्रवाह उत्पन्न किया। 16 अवशिष्ट छायाएं। 1000 छायाओं का एकीकरण। सक्रिय करें। 9 क्लेश जानवर की आंखें लोहे की तरह स्थिर थीं। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तनी हुई थीं। उस समय जब गोजातीय सिर निकट आया तो वह चिल्लाया। टियर 5 विस्फोट ज्वाला शरीर की सारी शक्ति को अपनी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित किया, फिर भयंकर रूप से झूल गया। तुरंत ही गोजातीय पशु का सिर और मुट्ठी आपस में जोर से टकराए, मानो 2 उल्काएं आपस में टकरा रही हों। टक्कर स्थल से चारों ओर एक शक्तिशाली आघात तरंग फैल गई। आसपास के खंडहरों में भयंकर विस्फोट हुआ तथा जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। यह विनाशकारी शक्ति। दाओवादी झांग और लियू गु ने एक साथ गला साफ किया। यद्यपि दोनों आत्मिक जानवर 30 स्तर के थे, फिर भी उनकी विनाशकारी शक्ति 30 स्तर की सीमा से कहीं अधिक थी। हालांकि ये भी अपेक्षित था। यह उनका सबसे मजबूत कदम था। दोनों के आत्मिक पशु कौशल ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से गोल्डन फिश बीस्ट के बुलबुले के साथ, जिसने दोनों आत्मिक पशुओं को मजबूती से घेर लिया।
दोनों व्यक्ति उस दृश्य को गौर से देख रहे थे। अभी भी गर्दन और गर्दन। यह विचार उनके मन में कौंधा ही था कि उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। उन्होंने केवल 9 क्लेश जानवरों को अचानक कुछ कदम पीछे हटते देखा। उसके तुरंत बाद ज़ियाओबाई की छाया आगे बढ़ गई। अगले ही पल 9 संकट जानवर पीछे की ओर उड़ गए, एक धमाके के साथ जमीन पर उतरे, लेकिन बुलबुले की सुरक्षा के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस समय विजेता और पराजित का निर्धारण हो चुका है। ज़ियाओबाई ने बहुत प्रसन्नता महसूस करते हुए मुंह कहा। बहुत समय हो गया था जब उसने इतनी संतोषजनक लड़ाई लड़ी थी। एक क्षण में उसकी आभा भी लुप्त हो गई। इसके बर्बर रक्त वंश के चौथे चरण को सक्रिय करना इसके लिए बहुत कठिन था। लिन चेन भी आगे बढ़ा, तारीफ करने का नाटक करते हुए, लेकिन वास्तव में वह खून इकट्ठा कर रहा था। 9 क्लेश जानवर, छिपी हुई रिक्त रेखा 36.8%। इतना ऊंचा। लिन चेन काफी हैरान था। अब ऐसा लगता है कि यह 9 क्लेश वाला जानवर वास्तव में असाधारण है, जिसमें भविष्य में असीमित क्षमता है। लियू गु और ताओवादी झांग ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही दिल से खुश थे। लिन चेन और फोंग यू का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक रहा, इसलिए इस वर्ष के नए खिलाड़ियों पर दबाव कम होना चाहिए। उनकी लड़ाई समाप्त होने के बाद दूसरे आत्मिक जानवर की बारी आई। छोटी लोमड़ी उत्सुक और अधीर थी, क्योंकि लिन चेन ने उससे बताया था कि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह दानव अग्नि परमाणु बम का उपयोग कर सकता है। ये वह चीज थी जिसका छोटी लोमड़ी बहुत इंतजार कर रही थी। ज़ियाओबाई ने समझदारी से पीछे हटकर जगह बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 9 क्लेश जानवर वहीं बैठ गया और ध्यान करने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया। वह जानता था कि यह 9 क्लेश जानवर ज़ियाओबाई से प्रभावित होने के बाद फिर से आगे बढ़ना शुरू कर रहा था। अवाक रह जाने के बाद लिन चेन ने कहा, भाई फैंग, मुझे वास्तव में आपसे शुल्क लेना चाहिए। आप मुझसे हर बार मुफ्त में काम नहीं करवा सकते। लिन चेन को सचमुच लगा कि यह एक नुकसान था। इससे पहले वह हमेशा दूसरों से मुफ्त में काम करवाता था, और हालांकि फेंग यू ने उसे सीधे तौर पर काम नहीं करवाया था, लेकिन 9 क्लेश जानवरों के व्यवहार ने लिन चेन को चुप करा दिया। ये सुनकर लियू गु और ताओवादी झांक खिलखिलाकर हंस पड़े। 9 क्लेश जानवरों की सफलता को बाधित करने से बचने के लिए दूसरे आत्मिक जानवर की लड़ाई को और दूर ले जाना पड़ा। क्या ये काफी नहीं है? दूसरा आत्मिक जानवर कितना शक्तिशाली हो सकता है? ताओवादी झांग ने दूरी पर नजर डाली और सोचा कि 50 मीटर काफी होगा। लिन चेन ने भी नजर घुमाई और कमजोरी से कहा, बेहतर होगा। और भी दूर। लियू गु ने भी सहमति में सिर हिलाया। अरे, ये छोटी लोमड़ी केवल स्तर 25 की है, ये कितना विनाश कर सकती है? ताओवादी झांग ने ये कहा और युद्ध क्षेत्र को 100 मीटर तक चौड़ा करना जारी रखा। उसकी बातें सुनकर छोटी लोमड़ी ने उत्सुकता से अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह सबसे शक्तिशाली दानव अग्नि परमाणु बम को निचोड़कर तुरंत फेंकना चाहती थी। डॉट डॉट डॉट। फैंग यू के दूसरे आत्मिक जानवर का नाम था गोल्डन लिन जानवर। यह एक गोल्ड स्पिरिट बीस्ट था, जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएं थीं, लेकिन इसमें एक कमी थी, वह थी इसका भारी होना। यदि छोटी लोमड़ी को जानबूझकर मानचित्र नियंत्रण प्रवाह में प्रशिक्षित किया गया था, तो गोल्डन लिन जानवर पूरी तरह से मानचित्र नियंत्रण प्रवाह आत्मा जानवर था। इसका शरीर छोटी लोमड़ी से 3 गुना बड़ा था और पूरे शरीर पर सुनहरे पंख लगे हुए थे। ये पंख उसके आक्रमण के हथियार थे। गोल्डन लिन बीस्ट इन धातु पंखों को अपने हथियार के रूप में स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था, जो आक्रमण और बचाव दोनों में सक्षम था। ताओवादी झांग ने सुझाव दिया, आप अभी अपने सबसे मजबूत कौशल का उपयोग क्यों नहीं करते? ताओवादी झांग को लगा कि इन 2 छोटे बच्चों की लड़ाई ज़ियाओबाई और 9 क्लेश जानवरों की लड़ाई जितनी शानदार नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया। छोटी लोमड़ी और गोल्डन लिन जानवर ने सिर हिलाया, और छोटी लोमड़ी तुरंत पफ हो गई और 5 पूंछ वाली ज्वाला लोमड़ी में बदल गई। 5 पूंछ। ताओवादी झांग की पुतलियां फैल गईं। क्रॉस क्वालिटी विकास। बिल्कुल नहीं, एक पूंछ काफी लंबी नहीं है। ताओवादी झांग की तेज आंखों ने एक नजर में ही इसे पहचान लिया, लेकिन वह भी कम आश्चर्यचकित नहीं हुआ। भले ही यह पूरी तरह से 5 पूंछ वाला नहीं था, फिर भी यह अत्यंत प्रभावशाली था। जैसे ही ताओवादी झांग आश्चर्यचकित हुआ, पास में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उस दृश्य का अनुसरण करते हुए गोल्डन लिन जानवर उछल पड़ा और रूपांतरित हो गया। इसका आकार अपने मूल आकार से 3 गुना बढ़ गया। इसका पूरा शरीर गहरे सुनहरे रंग के शल्कों और पंखों से ढका हुआ था। पंखों के किनारों पर रक्त के रंग की ऊर्जा पैटर्न बह रही थी,
और जैसे ही इसके पंख फैले ऐसा प्रतीत हुआ कि यह ब्लेडों के तूफान से घिरा हुआ है। सुनहरे पंख वाला जानवर, लियू गू ने अविश्वास से फैंग यू की ओर देखते हुए कहा, यह सफलतापूर्वक विकसित हो गया है। फैंग यू ने सिर हिलाया। लिन चेन भी ये दृश्य देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। स्तर जितना कम होगा, उच्च गुणवत्ता वाले आत्मिक जानवर में विकसित होने की संभावना उतनी ही कम होगी। गोल्डन फेदर बीस्ट एक पवित्र जानवर है, जो गोल्डन लिन बीस्ट का विकसित रूप है। यह अकल्पनीय था कि यह पहले ही स्तर 20 पर सफलतापूर्वक विकसित हो चुका था। लिन चेन अब काफी आशान्वित था, क्योंकि गोल्डन लिन बीस्ट का वंश काफी उल्लेखनीय होना चाहिए। इस समय ताओवादी झांग मुस्कुराए और बोले, लियू गू, मैंने तुमसे कहा था, इस साल के शीर्ष फ्रेशमैन का नाम बताना अभी जल्दबाजी होगी। ताओवादी झांग जानता था कि आखिरकार उसे फॉन्ग यू का गुरु माना जाता था। फैंग यू की विशेष स्थिति के कारण, यद्यपि वह एक धनी परिवार से नहीं था, उसके पूर्वज संस्थापक नायक थे, स्वाभाविक रूप से उसे विशेष विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिससे उसे 2 गुरु चुनने की अनुमति मिली। उनमें से एक ताओवादी झांग था। ताओवादी झांग को थोड़ा आत्मसंतुष्ट देखकर लियू गू ने आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया। क्रॉस लेवल, क्रॉस क्वालिटी लड़ाइयां बेहद चुनौतीपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए, जियाओबाई की ताकत ने हल सींग वाले जानवर के निम्न स्तरीय नश्वर शरीर से उन्नत आत्मा परिवर्तन तक गुणात्मक छलांग लगाए। हालांकि कुछ भी पूर्ण नहीं है। लियू गू के विचार में, लिन चेन के 2 आत्मिक जानवर शीर्ष स्तर के थे, जो किसी भी प्रकार का उलटफेर करने में सक्षम थे, इसलिए कुछ भी संभव था। लियू गू ने बहस नहीं की, बस चुपचाप देखता रहा। दाओवादी झांग के शब्दों को सुनने के बाद दोनों आत्मिक जानवरों ने एक साथ लिन चेन और फॉन्ग यू से निर्देश प्राप्त किए। सुनहरे पंखों वाला जानवर दहाड़ा, अपने पंख फैलाए और उसके पंख बिखर गए, सीधे आकाश में इकट्ठा हो गए। लियू गू और लिन चेन दोनों ने पहचान लिया कि यह चाल क्या थी। उल्का पंख फट। लियू गू को उस समय कोई कम आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पहली बार जाना कि गोल्डन लिन बीस्ट विकसित हुआ है, केवल ये देखने के लिए कि कुछ ही क्षण बाद वे अनगिनत पंख तेजी से मिलकर विशाल धातु के गोले में बदल जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उल्का पंख विस्फोट उल्का के बल के साथ तेजी से प्रभाव के लिए धातुओं में हेरफेर करता है। इस दिव्य कौशल में जबरदस्त गति और विस्फोटक शक्ति है। संपर्क, संपर्क, संपर्क टॉस, संपर्क टॉस।